जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही पीआरपी लिया था, लेकिन अगर आप लेते हो तो अच्छा रहता है क्योंकि उससे बालों की ग्रो होने में मदद मिलती है। हेलो एवरीवन, आ गया हूँ मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के। जैसे कि आपने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको बताया था अपनी हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से मेरे बाल झड़ना शुरू हुए थे, किस तरीके से मैंने क्लिनिक चूज़ किया। तो आज का वीडियो होने वाला है इस बात पर कि मैंने किस तरीके से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, किस क्लिनिक से करवाया, किस प्रोसीजर से करवाया, कितने ग्राफ्ट लगे, क्या कॉस्ट थी, किस तरीके की बातें हुई मेरे साथ, मैंने किस तरीके से ये जर्नी मेरी बीती है, किस तरीके से बाल धोए या कैप पहना, कुछ भी ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो यूट्यूब, दिस इज कबीर हेयर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स पिछले काफ़ी वक्त से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लोग भी नए हैं इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें मैं अपने आप बताऊंगा कि किस तरीके से अपने बालों की केयर करें, मेडिसिन कौन सी लेता हूँ, और इसी तरीके की और अनगिनत वीडियोज़ आपके सामने आने वाली हैं। तो आपसे वीडियो मिस ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। पिछली वीडियो को मैंने जिस पॉइंट पर ख़त्म किया था उसी पॉइंट से आज ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो तक मैंने अपने क्लिनिक को चूज़ कर लिया था। तो क्लिनिक चूज़ करने के बाद क्या होता है कि जब आप क्लिनिक चूज़ करते हैं तो वो आपको आपके अकॉर्डिंगली डेट्स देते हैं कि किस डेट पर आपका प्रोसीजर होना है। उससे पहले 3 दिन पहले तक आपको अपना एक टेस्ट करवा लेना होता है। एक वो आपको मैसेज करके बता देंगे कि क्या क्या टेस्ट होते हैं। जनरली वो ब्लड शुगर टेस्ट होता है और आपका ब्लीडिंग काउंट होता है और क्लॉटिंग काउंट होता है, कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं। और जो थोड़े एज पेशेंट्स होते हैं उनका ईसीजी भी करवा लेते हैं। बट अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं तो आपको ईसीजी करवाने की ज़रूरत नहीं है। एचआईवी का टेस्ट होता है तो वो उसमें सारी डिटेल होंगी, वो रिपोर्ट में आपको पता लग जाता है। और जनरली ये टेस्ट आपके 700 से 1000 रुपये के अंदर हो जाने चाहिए। और ये कॉस्ट आपकी हेयर ट्रांसप्लांट वाली कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको कॉस्ट खुद ही बेयर करनी होगी, खुद ही खर्च करनी होगी। तो मेरे पास भी वो मैसेज आया था, मैंने भी अपनी रिपोर्ट चेक करवाई। उसके बाद जिस दिन मेरा प्रोसीजर था उस प्रोसीजर से एक दिन पहले मैं वहाँ पे पहुँच गया था। उस सिटी में पुणे गया था मैं, पुणे में की ब्रांच में मैंने अपना फर्स्ट सेशन करवाया था। तो वहाँ पर मैं होटल में पहुँचा, होटल में मैंने एक रात स्टे किया। उसके बाद अगले दिन मैं क्लिनिक पहुँचा। वहाँ पर उन्होंने मेरे कुछ फ़ोटोज़ लिए और मेरे साथ थोड़ा कंसल्टेशन किया, मेरा जो है बाल चेकअप किए कि किस तरीके का मेरा डोनर एरिया है, कितने ग्राफ्ट वो निकाल सकते हैं, किस तरीके का मेरा कंडीशन है। वो सारी बातें डॉक्टर ने 15-20 मिनट मेरे साथ डिस्कस की, मुझे बताया कि आपकी हेयर लाइन किस तरीके की बनाई जाएगी, कितने ग्राफ्ट हम निकाल सकते हैं, हमें क्या लग रहा है। ग्राफ्ट कितने निकल सकते हैं एग्जैक्टली जब निकाले जाते हैं तभी पता लगता है। वैसे देखने पर थोड़ा रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ जनरली आपका डोनर एरिया जो दिख रहा है उसके हिसाब से इतने ग्राफ्ट निकल सकते हैं। मेरा डोनर एरिया काफ़ी अच्छा नहीं था तो मेरे ग्राफ्ट जितने निकलने चाहिए थे उतने निकल नहीं पाए थे। तो उसके बाद डॉक्टर आपको पूरा कंसल्टेशन देते हैं, बताते हैं कि ये आपकी हेयर लाइन है इस तरीके से। फिर आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाता है। आपको अगर कुछ ब्रेकफास्ट में अगर कुछ लेना है, जूस वगैरह या कुछ कोई भी कटलेट या सैंडविच वगैरह लेना है आप ले सकते हैं, वो मैंने लिया था। उसके बाद फिर हम प्रोसीजर रूम में हमको ले जाया जाता है। वहाँ पे आपको फिर लिटा करके आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया इसलिए दिया जाता है ताकि आपको जब आपके ग्राफ्ट निकाले जाएंगे तो डेफिनेटली वो ड्रिलिंग होती है तो उससे पेन ना हो। बट ये प्रोसीजर इतना पेनलेस होता है कि एनेस्थीसिया के बाद आपको लिटरली आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके ऊपर कोई प्रोसीजर किया भी जा रहा है कि नहीं। तो बस पहला इंजेक्शन लगने में थोड़ा सा चींटी के बराबर दर्द होता है, उसके बाद कोई दर्द आपको महसूस नहीं होता है। तो इस तरीके से वो आपके डोनर एरिया में पहले जो है आपको एनेस्थीसिया देते हैं। आपको एनेस्थीसिया देने के बाद 2 मिनट के अंदर ही आपका वो एरिया पूरा का पूरा नम हो जाता है, आपको कोई सेंसेशन फील नहीं होती है। फिर वो अपना एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। एक्सट्रैक्शन जो है डॉक्टर करते हैं। उसके बाद वो आपके ग्राफ्ट निकाले जाते हैं। जितने भी ग्राफ्ट आपके निकलते हैं अकॉर्डिंगली उनको सेपरेट इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद आपका जो है पट्टी लगा करके आपको थोड़ी देर का रेस्ट दिया जाता है जिसमें कि वो ग्राफ्ट को सॉर्ट करते हैं कि कौन सा ग्राफ्ट कितने बालों वाला है। तो डिफरेंट ग्राफ्ट को सॉर्ट करते हैं कि किसको कहाँ पे लगाया जाएगा उसके हिसाब से। और ये डिफरेंट क्लिनिक में डिफरेंट हो सकता है, कहीं पे सॉर्टिंग नहीं भी होती है और ज़रूरी भी नहीं है कि सॉर्टिंग की ही जाए क्योंकि कभी कभी किसी पेशेंट के ग्राफ्ट सेम ही होते हैं। तो बट जनरली क्यों सॉर्टिंग की जाती है, जो सिंगल बाल वाले जो ग्राफ्ट होते हैं उनको फ्रंट में हेयर लाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि थोड़ा नेचुरल लुक आए। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सॉर्टिंग ज़रूर की जाती है। और उसके बाद आपको रेस्ट देने के बाद फिर से आपको प्रोसीजर रूम में ले जाया जाता है। फिर जहाँ पे इम्प्लांटेशन यानी कि जहाँ पे बाल लगाए जाने हैं वहाँ पे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो वहाँ पे मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। फिर आपका एरिया सुन्न हो जाता है। फिर आपको वो नीडल से, मेरा नीडल प्रोसीजर हुआ था और मेरा FUE प्रोसीजर हुआ था, ओके, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन वाला जो होता है।
तो उसमें फिर मेरे जो है 1 बाई 1 ग्राफ्ट लगाए गए और शाम तक मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। सुबह तकरीबन 10-11 बजे के आसपास मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी, शाम को 5 बजे तक चली थी और वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बताया, दवाइयाँ वगैरह लगाई, पट्टी की। उन्होंने कहा कि आप चाहें तो आज रात रुक जाइए, क्योंकि आप दूर से आए हैं। मैं चेन्नई से पुणे गया था, तो उन्होंने कहा आप एक रात रुक जाइए यहाँ पर, कल आप ट्रैवलिंग कर लीजिएगा। और मैं गया भी ट्रेन से था, इनफैक्ट फ्लाइट से नहीं गया था, मैं ट्रेन से गया था। तो ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप चाहें तो हेयर ट्रांसप्लांट के करवाने के 3 दिन के अंदर ही आप अपना ऑफिस वगैरह कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने सेफ़र साइड के लिए 10 दिन की छुट्टी ली थी। फिर मैं 1 दिन के बाद अपनी ट्रेन में बैठा, उसके बाद मैं अपने घर पहुंचा, दूसरे दिन मैं अपने घर पहुंचा। उसके बाद मैंने अपनी केयर की, क्योंकि डॉक्टर जो है मना करते हैं आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है बालों के अंदर। सिर्फ वो एक सॉल्यूशन दिया जाता है आपको, पानी जैसा कुछ सॉल्यूशन होता है, वो आपको अपने बालों में छिड़काव करते रहना होता है हर 2 से 3 घंटे में, ताकि नमी बरकरार रहे और बाल ड्राई ना हो और उससे इन्फेक्शन भी नहीं रहता है। साथ ही साथ वो कुछ दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह और पेन किलर्स वगैरह, वो आपको कुछ 4-5 दिन तक खानी होती हैं। उसके बाद आपको वो भी नहीं खानी होती है। आपको प्रॉपर रेस्ट करना होता है, अच्छी डाइट लेनी होती है और सीधी पोजीशन में सोना होता है जितना हो सके। आपको इस तरीके से नहीं सोना होता है। थोड़ा आपको शुरुआत के 2 से 3 दिन प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको सीधा सोना होता है। मैंने तो इनफैक्ट ट्रैवलिंग भी किया था, तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम फिर भी नहीं होता। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर धीरे धीरे आपका 1 हफ्ते के अंदर डोनर एरिया हील होने लगता है और आपके जो है बाल धोने का टाइम आ जाता है। क्लिनिक मुझे बोला था कि 1 हफ्ते के बाद आप अपने बाल धो लेना। कुछ क्लिनिक बोलते हैं 3 दिन में धो लेना, कुछ बोलते हैं 10 दिन में धो लेना, बट एवरेज जो रहता है वो 7 डेज़ का रहता है। 7 डेज़ के अंदर आप अपने बालों को वॉश कर सकते हो। तो मैंने अपने बाल वॉश किए। उसके बाद वॉश करने के बाद धीरे धीरे एक ऐसा फेज़ आता है कि तकरीबन बाल वॉश करने के 1 से 1.5 महीने के अंदर जितने भी ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं आपके, सब झड़ जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हो सकता है कि आपके सारे बाल ना झड़ें, कुछ ट्रांसप्लांटेड बाल लगे ही रह जाएं और वही ग्रो करें। तो उस फेज़ को शेडिंग फेज़ बोलते हैं। शेडिंग फेज़ मतलब आपके जितने भी ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं। उसके बाद दोबारा से नए बाल अंदर से आना शुरू होते हैं, क्योंकि ग्राफ्ट के अंदर जो बल्ब होता है वो बल्ब अंदर ही रह जाता है, उसमें से नया बाल निकल के आपको एक नया बाल आता है। तो जिन लोगों को डाउट ये रहता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं, जिनके जो बाल आते हैं वो नेचुरल बाल होते हैं, जी हाँ, बिल्कुल नेचुरल बाल होते हैं। वो बड़े भी होते हैं, आप उनकी कटिंग भी करवा सकते हो, आप चाहो तो उनको कलर भी करवा सकते हो, आप उनको स्टाइल भी करवा सकते हो। बिल्कुल आपका ओरिजिनल नेचुरल बाल ही होता है वो। तो इस तरीके से मेरी जर्नी पूरी रही है। उसके बाद आपको डॉक्टर जो है कुछ 6 महीने के लिए दवाइयाँ देते हैं। मल्टीविटामिन्स हो गया, फिनास्टेरॉइड हो गया, मिनॉक्सिडिल का सॉल्यूशन हो गया, जो कि आपको अप्लाई करना होता है। 6 महीने तक आपने अच्छे से अगर उसको अप्लाई कर लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ ही साथ आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स आपको पीआरपी सजेस्ट करते हैं। पीआरपी ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही पीआरपी लिया था, लेकिन अगर आप लेते हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि उससे बालों की ग्रो होने में मदद मिलती है। तो ये रही मेरी जर्नी, जिसमें मैंने जो है अपना पूरा का पूरा प्रोसीजर करवाया था। अच्छा, अब आती है कॉस्ट की बात कि कॉस्ट कितना लगा। तो मेरा कॉस्ट था 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट। जितने भी मेरे ग्राफ्ट लगे थे, मेरे उस टाइम पे 3700 ग्राफ्ट लगे थे, प्लस टैक्सेस वगैरह मिला करके टोटल 80,000 रुपीज़ मेरा कॉस्ट उस टाइम पे बना था, राइट। और ये बहुत 3 साल पहले की बात है। अभी प्राइस बढ़ गया हो तो मैं कह नहीं सकता, थोड़ा बहुत और या कम हो गया हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो इस तरीके का प्रोसीजर मेरे साथ हुआ, FUE हुआ मेरा, और इतना मेरा कॉस्ट लगा। और क्लिनिक का नाम है हेयर फ्री हेयर ग्रो। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद ही जा करके, मेरी जो 100 वीडियो डाली हैं उसमें से 50+ वीडियोज़ में 80% या फिर 70% कमेंट यही रहते हैं कि कहाँ से करवाया, कितने का करवाया। तो पहले मैं अपनी वीडियोज़ में डिटेल देता था, बाद में मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं कहीं प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ से करवाया है, तो वो बताना ज़रूरी भी है। तो मैंने हेयर फ्री हेयर ग्रो से करवाया है, कितने का करवाया मैंने आपको बता दिया, और किस ब्रांच से करवाया वो भी बता दिया। कब करवाया मैंने करवाया था 17 सितंबर 2017 या 19 सितंबर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देखोगे तो उसमें एग्जैक्ट डेट लिखा हुआ है। फिर भी मैं पूरा एक ये प्रोफाइल डाल दे रहा हूँ, इसमें आप मेरी पूरी डिटेल देख लो, किस तरीके की डिटेल है मेरी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ मिली होंगी। जो सवाल आपके बार बार आते रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, और कितने आपके ग्राफ लगे, आप बताते नहीं हो कौन सी क्लिनिक है, कितना प्राइस है, वो मैंने आपको सब बता दिया है। प्रोसीजर किस तरीके से होता है वो भी बता दिया है। अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, जिसमें मैं आपको मैं बालों की खुद की केयर कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना अलग चीज़ है, उसके बाद बालों की केयर करना अलग चीज़ है। तो केयर कैसे करें बालों की, वो वीडियो मैं अगली बनाऊँगा, उसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि कोई एक ऐसा कोने में बंदा बैठा होगा जिसको पता ही नहीं होगा, उसको जब पता लगेगा कि ऐसा भी कुछ होता है तो उसको बहुत खुशी मिलेगी और शायद उसकी कुछ निराशा कम हो जाए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।